बच्चों, स्वागत है आपका विद्यासागर एकेडमी में। और आज हम पढ़ेंगे भारत का स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। ये तीसरा वीडियो है, उसमें कुछ चीज़ें हम पढ़ लिए थे तो उसका वीडियो डाल दिया गया। अब बताओ, नेक्स्ट बताओ दीपक। हाँ बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है। वैलेंटाइन, ये उसका नाम है। वैलेंटाइन डे मनाते ना बच्चे लोग, तो वैलेंटाइन सिरोल, क्या नाम है उसका? वैलेंटाइन सिरोल, या उसी को इंग्लिश में चिरोल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? चिरोल, क्योंकि इसकी स्पेलिंग होती है ये। ठीक है, अब उसको तो सिरोल पढ़ लो या चिरोल पढ़ लो। ओके, तो इस तरीके से, तो या तो ऐसे होती होगी SCI, है ना, सिरोल पढ़ लो या तो चिरोल। तो वैलेंटाइन सिरोल ज़्यादा पढ़ते हैं। वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था? बाल गंगाधर तिलक को ये कहा था कि ये भारतीय अशांति का जनक है। किसको कहा था? इन्होंने क्या, ये बहुत ज़्यादा पत्रकारिता पूरा करते थे और इनकी पोल खोल के रख देते थे, है ना, हर जगह में। तो अंग्रेज़ों के खिलाफ में क्या है, पब्लिक में असंतोष भड़क जाता था। भारतीय अशांति का जनक, है ना। तो इसके लिए, और ये निर्भीक पत्रकार थे, डरते नहीं थे। सबसे ज़्यादा निर्भीक पत्रकार अगर कोई थे शुरुआती दौर में तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक जी। ठीक है, और इनको कई बार सजाएं भी हुई हैं, तो सजाएं झेल लेते थे, उसके बाद फिर आते थे और फिर इनकी अंग्रेज़ों की पोल खोलने लगते थे, है ना। तो ये बहुत ही मतलब उग्र पत्रकारिता करते थे, और वो भी शुरुआती दौर में, है ना। तो वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कह दिया? ये अंग्रेज कोई वो है, सेना नायक है, इसने कह दिया कि बाल गंगाधर तिलक जो है भारतीय अशांति का जनक है। मतलब उसके चक्कर में सारे भारत में अशांति किसके कारण फैल रही है? बाल गंगाधर तिलक के कारण। ठीक है, क्योंकि सारी पोल खोलता है, सब लोग पढ़ते हैं, तो अंग्रेजों के खिलाफ में गुस्सा भड़क जाता है। तो देखो इसको ट्रिक से कैसे पढ़ेंगे, है ना। इस आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विद फनी ट्रिक्स। फनी ट्रिक्स के माध्यम से ये सब चीज़ें याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फनी ट्रिक्स के माध्यम से हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। मेमोरी ट्रिक सीख चुके हो ना, कैसी होती है? ठीक है, तो उसी माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इसको मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे और एक दो बार में ये चीज़ें हमको याद हो जाएंगी। तो कैसे करेंगे? वैलेंटाइन सिरोल और बाल गंगाधर तिलक और भारतीय अशांति का जनक, इनको कनेक्ट करके हमको पढ़ना है। जो तिलक लगा करके ऐसे लिखो, जो भी बच्चे तिलक लगा करके, जो भी बालक तिलक लगा करके वैलेंटाइन डे अगर मनाएंगे तो उनको भारतीय अशांति का जनक माना जाएगा। ठीक है, लिखो, जो भी बालक की पॉइंट्स बस याद रखना। ठीक है, जो भी बालक तिलक लगा करके वैलेंटाइन क्या होता है? जो लोग मनाते हैं 14 फरवरी को, ठीक है, प्रेम दिवस। तो जो भी बालक तिलक लगा करके वैलेंटाइन डे मनाएंगे उनको भारत में अशांति का जनक माना जाएगा। भारत में अशांति का जनक माना जाएगा। उनको भारत में अशांति का जनक माना जाएगा। ठीक है, दूसरा बोलो। खुदीराम दुखी राज नहीं है, खुदीराम। हाँ, ये है
प्रफुल्ल चंद चाकी एवं दुखी राम खुदीराम है, कौन है? खुदीराम बोस। बोस ने क्या किया? 1908 को अंग्रेज जज हाँ, अंग्रेज जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया। किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, लेकिन वो बच गया और उसके चक्कर में कौन मारे गए? 2 महिलाएं मारी गई, अंग्रेज अफसरों की पत्नियां। दूसरी गाड़ी में उसमें सोचा कि उन्होंने इसमें बैठा, लेकिन उसमें बैठा नहीं था, दूसरे गाड़ी में बैठा था। ठीक है, देखो इसीलिए क्या करते हैं, जितने बार बड़े लोगों के गाड़ियां गुजरती ना, उनके काफिले गुजरते हैं, तो क्या किया जाता है कि उसमें कई सारी गाड़ियां रहे। जैसे मोदी जी गुजरेंगे ना, तो उसमें कई सारी गाड़ियां रहेंगी, 4-5 गाड़ियां। वो किसी को पता नहीं रहता कि कौन सी गाड़ी में बैठे हुए, किसी को पता नहीं रहता, ताकि अगर कोई से भी दूर से भी बम मिसाइल मारे तो एटलीस्ट उनके बचने के चांस रहते हैं। कि जिस गाड़ी में मारा, मान लो उसी में बैठे हैं, तब तो वो गए, लेकिन मान लो नहीं बैठे तो एक बार वो बच जाएंगे। ठीक है, तो ये सुरक्षा का प्लान उनके हिसाब से होता है। तो ऐसे ही पहले अंग्रेज लोग भी करते थे ना, तो ये अंग्रेजों का ही प्लान है सारा कुछ, सुरक्षा प्रबंध, है ना। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा किसी गाड़ी में बैठा है, तो 1908 में क्या किया, इसकी हत्या का प्रयास किया। एक जज था, उसने जो खिलाफ में फैसले सुनाता था, हिंदू मतलब इंडियंस के खिलाफ में फैसले सुनाता था, तो इसकी हत्या का प्रयास किया। तो उसी गाड़ी में बम फेंक दिया, लेकिन उस गाड़ी में नहीं था, उस गाड़ी में 2 महिलाएं अंग्रेज अफसरों की ही पत्नियां थी, लेकिन वो निर्दोष थी, उनका क्या कसूर था, है ना। तो इसलिए उनको क्या कर दिया गया, लेकिन अब उन्होंने मर्डर तो कर दिया, अब इनको तो सजा होगी। तो क्या कर दिया, प्रफुल्ल चंद चाकी ने अपने आप को खुद ही आत्महत्या कर ली, और खुदीराम बोस को क्या कर दिया गया, फांसी पे चढ़ा दिया। ठीक है, तो ये हमको याद करना है कि किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था, कब किया था? 1908 में। ठीक है, तो ये किया गया था। और किसने अपने आप को सुसाइड कर लिया था? प्रफुल्ल चंद चाकी ने। और फांसी किसको दी गई थी? खुदीराम बोस को। और खुदीराम बोस, आगे देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, फांसी पाने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय थे, लिखा है इसमें ना, है ना। 18 वर्ष के ये जो थे, सबसे कम उम्र के भारतीय कौन थे? खुदीराम बोस। ये सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे, है ना, फांसी पाने वाले। सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी फांसी पाने वालों में से कौन है? खुदीराम बोस, है ना, जिनको सबसे पहले वो फांसी में 18 साल के ही थे। और उसके बाद फिर कौन थे? भगत सिंह। भगत सिंह कितने साल के थे? 23 साल के। कितने साल के थे? 23 साल के, जिनका कि अभी हाल ही में 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस आता है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, है ना, इनको फांसी दी गई थी। लेकिन ये कितने वर्ष के थे? ये उनसे भी कम के थे, 18 वर्ष के, मतलब ये नादान बालक थे, है ना, इनको कुछ पता तो था, लेकिन एक कम उम्र के थे, है ना। जैसे 12वीं पढ़ के बच्चा निकलता है ना, उनको पता रहता है कि हाँ मैं क्या करने जा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर वो इमेच्योर लोग होते हैं, उनको उनका अंजाम नहीं पता होता, है ना। या तो फिर देशभक्ति से इतना ज़्यादा भर गए थे, परिपूर्ण हो गए थे कि इनको लगा कि ठीक है, अगर उसके चक्कर में फांसी मिल जाएगी तो कोई बात नहीं, है ना। तो हम हमको इसको पढ़ेंगे कि 1908 में इन लोगों ने कब प्रयास किया था। इसका सन पूछता कि प्रफुल्ल चंद चाकी एवं खुदीराम बोस ने कब उस किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। कब किया था? 1908 में। तो कैसे याद करेंगे इसको? 8 से कनेक्ट करना। 1908, 8 मतलब लेट। 8 मतलब क्या होता है? लेट। तो खुदीराम है, खुदीराम से कनेक्ट करो। खुदीराम, राम खुद ही प्रफुल्लित होकर किंग की गाड़ी के नीचे लेट गए। ठीक है, लिख लो। राम खुद ही प्रफुल्लित होकर किंग की गाड़ी के नीचे लेट गए। प्रफुल्लित होकर, राम खुद ही प्रफुल्लित होकर किंग की गाड़ी के नीचे लेट गए।
ठीक है। तो राम हो गए, प्रफुल्लित हो गए, मतलब राम खुद ही राम हो गए, प्रफुल्लित होकर के लेट गए, लेट मतलब 8, किंग की गाड़ी के नीचे लेट गए। तो इससे क्या क्या हो जाएगा, किंग फोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया, तो 1908 में। डेट बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो 1908 में किया गया था, और किसने किसने किया था, खुदीराम बोस एवं ये 2 क्रांतिकारी थे, प्रफुल्ल चंद्र चाकी, खुदीराम बोस। तो राम खुद ही ये लेट गए। तो ये तीनों चीज़ सारे कनेक्ट हो गई। अब ये करना है कि प्रफुल्ल चंद्र सुसाइड किसने किया था, प्रफुल्ल चंद्र ने, और फांसी किसको मिली थी, खुदीराम बोस। ये हमको कनेक्ट करना है कि खुदीराम बोस जो है सबसे कम उम्र के पाने वाले क्रांतिकारी थे। तो क्वेश्चन ये रहेगा कि सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी जिनको सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा फांसी दी गई थी कौन थे, खुदीराम बोस। तो इसमें करना है ऐसे देख लो, खुद राम की इच्छा से ही सबसे कम उम्र 18 वर्ष में उनको फांसी दी गई ना। या और कुछ बना सकते हैं, कुछ दूसरा बना सकते हैं, खुदीराम ऐसे लिखो, सबसे कम उम्र के फांसी पाने वाले क्रांतिकारी खुद राम ही थे, ऐसे लिखो। हाँ ठीक है, लिखो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले अधिकारी, फांसी पाने वाले क्रांतिकारी खुद राम ही थे। ठीक है, तो अब खुद राम ही हो गए। राम जी के अलावा और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो क्या कर सके, फांसी पे चढ़ सके। ठीक है, तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे, खुद राम ही थे, मतलब खुद ही राम थे। ठीक है, अब उसके बाद ये भी याद रखना कितने वर्ष में उनको फांसी दी गई थी, 18 वर्ष में। ठीक है, लिख लो। तो 18 को हमने क्या कोड वर्ड दे रखा, अटैक, है ना। लिख, तो ऐसे करना है, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों पे अटैक किया था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों पे सबसे पहले अटैक किया था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों पे सबसे पहले अटैक किया था। ठीक है, तो सारे की पॉइंट्स कवर हो गए। यहाँ का वो मिटाने वाला किधर गया यार। ठीक है, तो एक बार बोल दो क्या लिखे हो, थोड़ा अपने इनको देखने वालों को बता दिया जाए, चैनल देखने वालों को कि ये ट्रिक, हाँ ट्रिक बता दो एक बार। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी खुद राम ही थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अटैक किया था। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी खुद राम ही थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों पर अटैक किया था। ठीक है, तो देखो बच्चों, देखने वालों को यहाँ पे बता दें, वीडियो देखने वालों को, कि सबसे पहले ट्रिक कैसे काम करती है। तो अगर हमने इन सब सारी चीज़ों को इस ट्रिक में समाहित कर लिया है तो देखो कैसे इससे से निकालेंगे हम। सबसे कम उम्र में, मतलब अगर ये पूछेगा कि सबसे कम उम्र में, अगर इतना ही पूछे सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले कौन थे, तो ये आ गया, सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी खुद राम ही थे। हमारे जो भगवान है खुद राम,
तो हम उससे कनेक्ट कर सकते हैं कि खुद राम ही थे। तो मतलब क्या होगा, इससे खुद ही राम हो गया। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले खुद ही राम बोस हैं, तो खुद राम ही थे, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों पर क्या किया था, अटैक किया था। अटैक का कोड वर्ड हमने लिखा है 18। तो 18 मतलब क्या, 1918, सॉरी 18 वर्ष। 18 वर्ष याद रखने की जरूरत नहीं है, बस 18 बस याद रहेगा तो अपने आप ही याद आ जाएगा, हाँ 18 वर्ष में उन्होंने किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और बाकी हमने ये किया था कि चाकी लेकर के वहाँ पे लेट गए थे, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब आगे बोलो दूसरा। लेकिन ये भी हमको याद करना है कि प्रफुल्ल किसने सुसाइड कर लिया था, किसने सुसाइड कर लिया था, प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने, है ना। सर इसमें जो दो महिला असंतुष्ट थी है, जो दो महिला रही हैं इसके कारण क्या बोलते हैं, किंग फोर्ट के कारण वो, हाँ किंग फोर्ट के कारण वो नहीं मरा था, उसके कारण क्या मर गई, दो महिलाएं मर गई, दो अन्य महिलाओं की मौत हो गई थी। तो उसको कैसे रिलेट करेंगे, उसको भी करो। तो यही पूछता है कि उसके कारण वो किसकी हत्या का प्रयास किया गया था, किंग्स फोर्ट। ठीक है, कब किया गया था, ये किसने किसने किया था, ये बस इतना ही पूछता है। ठीक है, और सबसे कम उम्र के थे तो कौन थे, ठीक है, उनका नाम क्या था, और किसने सुसाइड कर लिया था, आत्महत्या किसने कर ली थी, किसने करी, प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने। ठीक है, तो ये लिखना है। राम वो तो कर ली, ये तो खुद ही राम का हो गया ना, प्रफुल्ल चंद्र चाकी का बचा हुआ अभी। प्रफुल्ल चंद्र चाकी भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछेगा 1908 में किंग्स जज की हत्या में खुदीराम के साथ में, खुदीराम बोस के साथ में और कौन से क्रांतिकारी थे जिन्होंने बम फेंकने के बाद आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि इनको सब कोई जानते हैं, खुदीराम बोस थे, इनको कम लोग जानते हैं, तो यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, जैसे असेंबली में बम किसने फेंका था, भगत सिंह के साथ और कौन थे, बटुकेश्वर दत्त। ठीक है, तो भगत सिंह के साथ और कौन क्रांतिकारी थे, बटुकेश्वर दत्त। तो मतलब जो चीज़ें ज़्यादातर लोग जानते हैं उसको कम पूछते हैं, जो चीज़ थोड़ा छुपी हुई होती है ना उसको पूछ लेते हैं कि उनके साथ में कौन था, क्योंकि इसको सब लोग रट लेते हैं, इसके ऊपर कम ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे कि भगत सिंह को सभी लोग जानते हैं कि हाँ भगत सिंह को फांसी हुई थी, लेकिन ये बोलेगा भगत सिंह के साथ और कौन कौन थे, दो महापुरुष कौन कौन थे जिनको फांसी हुई थी। ठीक है, तो ये है प्रफुल्ल चंद्र चाकी। तो ये प्रफुल्ल चंद्र चाकी 1908 में किंग्स फोर्ट की हत्या करने के बाद इन्होंने क्या कर लिया था, फांसी लगा ली थी, है ना। तो ऐसे लिखो, किंग की हत्या करने के बाद चंदन प्रफुल्लित होकर, लेकिन वो प्रफुल्लित होकर सुसाइड क्यों करेगा, किंग की हत्या करने के बाद चंदन प्रफुल्लित होकर कोई फांसी थोड़ी लगाता है कि प्रफुल्लित होकर फांसी लगा लिया, खुशी में लगा लिया। कोई बात नहीं, हम कोई ऐसा रियल में तो पढ़ नहीं रहे हैं ना, हम क्या कर रहे हैं, कॉमेडी ट्रिक्स बना रहे हैं। ठीक है, तो लिख लो, लिख सकते हो, किंग की हत्या करने के बाद, किंग की हत्या करने के बाद चंदन प्रफुल्लित होकर प्रफुल्लित होकर के तो करना ही पड़ेगा ना, प्रफुल्लित होकर आत्महत्या कर लिया, यही लिख लो। ठीक है, ज़्यादा टफ बनाओगे तो फिर वो चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। और तो यही कर लो, किंग की हत्या करने के बाद चंदन ने प्रफुल्लित होकर आत्महत्या कर ली। ठीक है, ठीक है, अब नेक्स्ट बोलो। खुदीराम बोस क्रांतिकारी संगठन युगांतर, सर युगांतर, युगांतर, हाँ युगांतर
हाँ दल के सक्रिय सदस्य। हाँ, खुदीराम बोस किससे जुड़े हुए थे? ये किसकी तरफ से गए थे? अपने आप नहीं गए थे, इनको भेजा गया था, ठीक है। तो ये गए थे, खुदीराम बोस युगांतर नामक संगठन के सदस्य थे, है ना। उस टाइम पे एक सदस्य, ये संगठन चलता था युगांतर, तो इसके सदस्य थे, है ना। ऐसे लिख लो, खुदा और राम में युगों युगों से कोई अंतर नहीं है, ठीक है। खुदा और राम में युगों युगों से कोई अंतर नहीं है, तो हो जाएगा खुदीराम और युगांतर नामक संस्था से संबंधित हो गए। युगों युगों से कोई अंतर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। लंदन के श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल 1905 है, ठीक है। 1905 में लंदन में, 1905 में लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा, क्या है? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने क्या किया था? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। हाँ, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, है ना। तो देखो, ये एक अन्य व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत से बाहर रह करके इंडिया को जागरूकता फैलाने, क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने और उनको आज़ाद कराने का प्रयास किया शुरुआती दौर में, है ना। तो ये लोग भी बहुत महापुरुष हैं। जैसे कि अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना हो गई थी, जर्मनी में कौन थी? एक मैडम भीकाजी कामा थी, है ना। फ्रांस से बहुत सारे लोगों ने किया और बहुत सारे लोगों ने लंदन से किया। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा कहाँ से किए थे? लंदन से। तो लंदन से किए थे, तो इन्होंने क्या किया था? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कर दी, ठीक है। देखो, होम रूल की स्थापना कब की गई है? 1916 में अपने इंडिया में की गई है। किसके द्वारा की गई है? एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? एनी बेसेंट। लेकिन उसके पहले इन्होंने लंदन में किया है, ये इंडिया में नहीं हुई है। उसका नाम है इंडियन होम रूल सोसाइटी, लेकिन है कहाँ पे? ये लंदन में। और जो बाद में हुई है होम रूल, तो वो हुई है कहाँ पे? होम रूल जो आंदोलन चलाया गया वो कहाँ पे हुआ है? इंडिया में। तो अभी ये कहाँ पे? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कहाँ पे? लंदन में। और कब की है? सारी चीज़ इंपॉर्टेंट। 1905 में की है, लंदन में की है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने की है, और इसका नाम ये, ठीक है। तो हम इसको करेंगे। तो श्याम जी और कृष्ण दोनों एक ही बात है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। तो हम इनको कृष्ण भगवान से याद रखेंगे, ठीक है। कृष्ण जी से किससे याद रखेंगे? कृष्ण जी से याद रखेंगे, ठीक है। फाइव से क्या हो जाएगा? लाइफ, या तो वाइफ, है ना। फाइव से लाइफ हो जाएगा या तो वाइफ हो जाएगा, दोनों चीज़ कर सकते हैं, लाइफ या तो वाइफ। फाइव से दोनों चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कृष्ण जी की वाइफ ने लंदन में भी इंडियंस को होम रूल सिखाने के लिए सोसाइटी खोली। देखो, कृष्ण जी की वाइफ ने, कृष्ण जी की वाइफ ने, कृष्ण जी की वाइफ ने लंदन में इंडियन को होम रूल
दिलाने के लिए, ऐसे लिखो, होम रूल दिलाने के लिए सोसाइटी खोली। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, सोसाइटी खोली। ठीक है, सर वाइफ ने इंडियन को होम रूल सिखाने के लिए सोसाइटी खोली। ठीक है, ये हो जाएगा। मतलब देखो इसमें क्या कहा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, किस भारतीय महापुरुष ने, वे भारतीय नहीं थे, एनआरआई थे, वहीं रहते थे। ठीक है, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी, कहाँ की गई थी, लंदन में। ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सन नहीं भी पूछेगा तो ये जगह पूछेगा। इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहाँ थी, लंदन में। किस महापुरुष ने की थी, श्याम जी कृष्ण वर्मा। ठीक है, ये तो ये सन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी सन भी याद रख लो, क्योंकि जो दूसरी वाली होम रूल लीग है उसका सन इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ जो है इसका प्लेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे खोली थी, लंदन में खोली थी। यहाँ पे अपने भारत, भले इसका नाम क्या है, इंडियन, तो लगेगा कि इंडिया में है, लेकिन इंडिया में इंडियन नाम नहीं रखते थे, कहाँ बाहर है वो इंडियन रखते थे, क्योंकि ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये इंडियन सोसाइटी है, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, जैसे तुम बाहर कहीं जाओ, अपना दुकान खोलने के लिए तुम चले जाओ, कहाँ, चाइना चले जाओ, तो तुम वहाँ पे अपने दुकान का नाम रख लोगे इंडियन फूड कॉर्नर, कोई रखोगे ना, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये इंडियन है। जैसे यहाँ पे तो सारे इंडियन हैं, तो इंडियन कोई नहीं रखेगा, क्योंकि जो लोग आएंगे समझेंगे कि हाँ ये इंडियन है। तो यहाँ पे पूजा चाट भंडार, लक्ष्मी चाट भंडार, राम चाट भंडार ऐसे रखेंगे, तो यहाँ पे यहाँ के लोकल नेम से। लेकिन जब दूसरी जगह पे जाएंगे तो क्या करेंगे, इंडियन रखेंगे नाम। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पे जो समझ लो ज़्यादातर जो इंडियन नाम रखा गया है, वहाँ पे तो अधिकतर ये जगह कहाँ पे खुली, या तो लंदन में होंगे, तो जर्मनी में होंगे, तो बाहर होंगे। ज़्यादा चांसेस उनके हैं कि ये तो इंडिया से बाहर ही होंगे। ठीक है, दिखाने के लिए कि हम लोग इंडिया के हैं। ठीक है, आगे बोलो। 1906 ईस्वी में ढाका में हाँ, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, है ना। ढाका कहाँ था, बांग्लादेश में अभी, अब पहले लेकिन कहाँ था, भारत का हिस्सा था। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, मुस्लिमों का जो संगठन है जिसने पाकिस्तान की मांग को बढ़ावा दिया और उसी को लीड किया, बाद में उसके शासक भी बने। तो जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस की स्थापना कब हो गई थी, 1885। तो उसके बाद ये लोग लगभग कितने साल बाद इसकी स्थापना कर ली लोगों ने, लगभग 21 साल बाद, 20 साल के बाद। तो 20 साल मतलब इन लोगों को फिर समझ में आ गया कि कांग्रेस हमारा संगठन नहीं। कुछ वो लोग गतिविधियां ऐसे कर देते थे ताकि उनसे हिंदू संगठनों का जो ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया था। तो इसके लिए क्या है, इन लोगों ने सोचा कि ये हमारा संगठन नहीं है, तो इन्होंने क्या कर दिया, 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। क्यों ढाका में, क्योंकि वहाँ पे मेजोरिटी मुसलमानों की कहाँ पे थी, बंगाल में। कहाँ पे थी, ये है हिंदुस्तान। ठीक है, पाकिस्तान भी उस टाइम पे हमारा हिस्सा था, तो यहाँ पे जो बंगाल है वहीं पे मुस्लिम मेजोरिटी भी ज़्यादा है ना। तो ये हो गया, तो इसलिए यहीं पे क्या हो गया, ढाका क्या है, अभी बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, तो ढाका पहले इंडिया था, इंडिया में शामिल था, उधर भी इंडिया में शामिल है, पाकिस्तान भी इंडिया में शामिल है। तो इसलिए क्या किया, 1906 में ढाका मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी। और इन लोगों ने क्या किया था, किसका समर्थन किया था, बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। ये तो करेंगे ही, इन्होंने क्या कह दिया कि बंगाल को विभाजित हो जाने दो, है ना, समर्थन। क्योंकि इनको अगर बंगाल विभाजित हो जाता तो एक साइड में मुसलमान हो जाते, एक साइड में हिंदू हो जाते, है ना, मतलब मुसलमान ज़्यादा हो जाते, तो फिर उनके यहाँ पे राजनीति चमक जाती वहाँ पे। तो समझ गया कि ठीक है, अलग हो जाने दो, क्या दिक्कत है, हमारी राजनीति वहाँ पे चलेगी। तो ये ये है कि मुस्लिम लीग ने, किस संस्था ने बंगाल विभाजन का समर्थन। देखो हर कोई क्या है, इसका विरोध कर रहा है बंगाल विभाजन का, कह रहा है कि नहीं बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए, हम लोग सब एक है ना, और राखी बांध रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन कौन सी संस्था थी जिससे बंगाल विभाजन का समर्थन किया था, कौन सी थी, मुस्लिम लीग, जो कि हाल ही में बनी है और इन्होंने समर्थन कर दिया। तो कैसे करेंगे, बस हमको इतना याद रखना है कि मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था बंगाल विभाजन का। कैसे करेंगे बताओ, बंगाल विभाजन।
लीग। बनाओ कुछ, तुम भी सोचो। बंगाल विभाजन का समर्थन किया। ये मुस्लिम लीग मुसलमानों का संगठन है, ठीक है। ये दावा करते हैं कि हम मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। जबकि उस टाइम पे ऐसा कुछ था नहीं, ये केवल नाम मात्र के हैं अभी, इनको कोई जानता पहचानता भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने संगठन बना लिया है, जो कुछ लोगों ने, तो उसी को समझते हैं कि हम, लेकिन धीरे धीरे करके ये पूरा प्रतिनिधित्व मुसलमानों का ले गए, है ना, लास्ट तक में। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। एक ऐसी संस्था थी जिसने स्वदेशी मूवमेंट का साथ नहीं दिया था और बंगाल विभाजन का समर्थन किया था। सोचो कुछ। मुस्लिम लीग, अच्छा जो मुस्लिम लोग IPL नहीं खेलेंगे अगर वह बंगाल में होगा, ठीक है। हाँ? नहीं, इसमें वो तो पता है तुमको, मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में हुई थी, ठीक है। ये 1906 में, ये हमने लिखा दिया है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। बस इतना करना है कि मुस्लिम लीग ने समर्थन नहीं किया था बंगाल विभाजन का, है ना, मतलब समर्थन किया था, इन्होंने समर्थन किया था, ये बाकी सब समर्थन नहीं कर रहे हैं। तो मुस्लिम लोग ऐसे लोग, मुस्लिम लोग IPL तभी खेलेंगे जब बंगाल विभाजित हो जाएगा, ऐसे लिख लो, ठीक है। मुस्लिम लोग IPL तभी खेलेंगे जब बंगाल विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या कर दिया, बंगाल विभाजन का समर्थन कर दिया। आगे बोलो। दिखाओ। भीकाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, ठीक है, लिखो। हाँ हाँ, भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जिन्होंने 1907 ईस्वी में जर्मनी के फ्रांसीसी नागरिक की 1907 में क्या किया था इन्होंने, जर्मनी के स्टुटगार्ड में, कहाँ किया था, स्टुटगार्ड में, शहर में तिरंगा लहराया। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया, ठीक है। ये, और इनको क्या कहते हैं, भारतीय क्रांतिकारियों की माँ, क्या कहते हैं इनको, भारतीय क्रांतिकारियों की माँ इनको कहते हैं, ठीक है। तो मैंने भारतीय क्रांतिकारियों की माँ तो कहीं क्वेश्चन, ये तो कोचिंग सेंटर वालों की खोज उपज है, इनको माँ कहेंगे कि क्या कहेंगे, लेकिन ये जरूर पूछा है कि मैडम भीकाजी कामा ने तिरंगा कहाँ पे लहराया था। देखो, ये है फ्रांसीसी नागरिक, भारतीय मूल की है, रहती कहाँ पे है, फ्रांस में, लेकिन वहाँ से जाके तिरंगा कहाँ पे लहराई, जर्मनी में। इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लोग सोचते हैं कि फ्रांस में ही लहराई होंगी क्योंकि फ्रांसीसी नागरिक है ये, तो लेकिन इन्होंने फ्रांस में नहीं लहराया, कहाँ लहराया, जर्मनी के स्टुटगार्ड नामक शहर में 1907 में क्या किया, तिरंगा इन्होंने लहराया था, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले जो ये लेडी है,
ये क्या है, ये पारसी हैं और लेडी है। एक पारसी और हमारे बीच में कौन है, दादा भाई नौरोजी, वो लंदन में रहते हैं, ठीक है, सारा काम संभाल रहे हैं, यहाँ से अध्यक्ष भी हैं। और दूसरी पारसी हो गई ये भीकाजी रुस्तम कामा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, फ्रांस में रहती है, फ्रांसीसी नागरिक है, लेकिन ये जर्मनी पे झंडा फहराई। इससे थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन हो जाता है ये, मतलब फ्रांस में रह रही लेकिन फहराई जर्मनी में, ट्विस्टेड हो गया ना क्वेश्चन। सर भारत का झंडा जर्मनी में, हाँ, भारत का झंडा, तिरंगा, तिरंगा। मतलब ये लोग ऐसे लोग हैं जैसे श्याम जी कृष्ण वर्मा हो गए लंदन में, दूसरे भीकाजी रुस्तम कामा हो गई, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे बाबा हरदयाल और ये सोहन सिंह भागना, गदर पार्टी यूएसए में। तो यहाँ पर यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक्टिव हैं अपने इंडिया के लिए। जो यहाँ के लोग रह रहे हैं इंडिया में, वह बाहर रह रहे हैं, जो एनआरआईज कहलाते हैं, वही लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि हमारा देश आज़ाद हो, हम लोग स्वतंत्र हैं। जैसे कि अभी देखो, अभी क्या है, जैसे बांग्लादेश है, क्या है, जैसे बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो, बांग्लादेश हो गया, एक है पाकिस्तान, पाकिस्तान में अभी है एक बलूचिस्तान है, यहाँ पे क्या है, बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान में बलोच लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान से अलग हैं, क्या है, पाकिस्तान से अलग है। तो यहाँ के लोगों को पाकिस्तान वाले उठा ले जाते हैं, जेल में बंद कर देते हैं, यहाँ की महिलाओं के साथ रेप करते हैं, यहाँ के खनिज लवण जो साधन होते हैं, संसाधन होते हैं, उनको निकाल के अपना काम चलाएंगे। मतलब पाकिस्तान, ये पंजाबी पाकिस्तान को ही मानते हैं, इतना जब पाकिस्तान इतने को मानते हैं, इनको दोयम दर्जे का व्यक्ति मानते हैं, मतलब कि ये लोग दूसरे कैटेगरी के लोग हैं, बलोच लोग, है ना। तो इनके साथ दुर्व्यवहार बहुत करते हैं। तो ये लोग अब कहते हैं कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हमें अपना देश चाहिए, ठीक है। तो इन लोगों ने अभी एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था पाकिस्तान में, पूरी ट्रेन को बंधक बना लिए थे पूरा। हालांकि बंधकों को उन लोगों ने ऑपरेशन किया, किसने, पाकिस्तान आर्मी ने, उन लोगों को मार दिए, बलोच लोग जो आर्मी को वो ट्रेन को हाईजैक कर दिए थे, लेकिन उन लोगों ने बहुत सारे बंधकों को ही मार दिया, आधे से ज़्यादा बंधकों को ही मार दिए। तो नुकसान दोनों का हुआ ना। तो इस तरीके से तो ये लोग कहते हैं कि हम नहीं है, लेकिन इनकी जो सरकार है वो चलती है लंदन से, ब्रिटेन से और जर्मनी से। इनके लोग बाहर बैठे रहते हैं और वो कहते हैं कि हम असली सरकार हम हैं, क्योंकि वहाँ तो सरकार को बनने नहीं देंगे ये। तो बाहर जा कर के पूरे अपने देश का झंडा, अपने देश का मतलब आवाज़ उठाना, वहाँ से यूट्यूब चैनल चलाना, न्यूज़पेपर में साक्षात्कार देना, ये सब यहाँ से ये लोग करते हैं बाहर से, ताकि वो कहते हैं कि हमने किया हुआ है ये सारा कुछ, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, और जब तक हमारा देश आज़ाद नहीं हो जाएगा तब तक ये घटनाएं चलती रहेंगी। केवल इनकी लड़ाके मौजूद हैं यहाँ पे। और जैसे पाक आर्मी वाले जाते तो यहाँ मिलेंगे थोड़ी, वो तो जस्ट एक उग्रवादी वाली गतिविधियाँ चला रहे हैं ना। मतलब अगर यहाँ पे ये लोग रह के करेंगे तो ये लोग पकड़ ले जाएंगे उसको। जैसे हमारे इंडिया के अंदर ऐसा कोई रह के करेगा तो पकड़ नहीं ले जाएंगे उसको, आर्मी पकड़ नहीं लेगी। तो इस तरीके, जैसे कि हमारे इंडिया में क्या है, खालिस्तान मूवमेंट चल रहा है। क्या चल रहा है, खालिस्तान मूवमेंट। या पंजाबी में ये लोग कह रहे हैं कि हमको पंजाब अलग चाहिए, अपना खालिस्तान बनाना। क्या बनाना है, खालिस्तान। तो ये लोग यहाँ से तो कर नहीं पाएंगे, तो ये लोग कहाँ से करते हैं, फिर अमेरिका से करते हैं, कनाडा से करते हैं, है ना, ब्रिटेन से करते हैं। वो बोलते हैं कि हम है खालिस्तान, और वहाँ से गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। तो समझ गए। तो उस टाइम पे यही था, क्या था उस टाइम पे, यहाँ पे तो नहीं कर पाएंगे इंडिया में, क्योंकि इंडिया में क्या है, अंग्रेज लोग हैं, ऐसी कोई गतिविधि करेंगे तो पकड़ लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कांग्रेस है, कांग्रेस चुपचाप से धीरे धीरे चल रही है, कोई वैसी गतिविधि नहीं कर रहे हैं लोग, अंग्रेजों के खिलाफ वाली कोई गतिविधि ये कर ही नहीं सकते बस। तो इसलिए यहाँ पे ये लोग फिर बाहर से लोग कर रहे हैं, अमेरिका और ब्रिटेन, लंदन, जर्मनी, यहाँ से ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से उनमें एक क्रांतिकारी हैं भीकाजी रुस्तम कामा, फ्रांस में रहती हैं। लेकिन ये तो दोनों इंपॉर्टेंट है। भीकाजी रुस्तम कामा किस देश की नागरिक थी, फ्रांस की। उन्होंने झंडा कहाँ फहराया था, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। कब फहराया था, 1907 में, ठीक है। और ये क्वेश्चन है भारतीय क्रांतिकारी को माँ कहते हैं, तो मैंने इनको ये देखा तो नहीं कहीं, लेकिन ये कोचिंग सेंटर वाले बना देते हैं अपनी तरफ से ये इस तरीके क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो इसको हम पढ़ेंगे, भीकाजी रुस्तम कामा। तो भीकाजी कामा भी इनको बोल सकते हैं, रुस्तम नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, पूरा नाम इनका भीकाजी। मैडम इनको कहते हैं मैडम भीकाजी कामा। तो कहाँ पे की नागरिक थी, फ्रांस की। कहाँ की थी, फ्रांस की, भीकाजी कामा। फ्रांस से हम लोग याद करते हैं फ्रॉक। क्या याद करते हैं, फ्रॉक। मतलब मुझे फ्रांस जैसे याद आता है दिमाग में, तो ये याद रहता है कोई छोटी सी बच्ची है और फ्रॉक पहनी हुई है, ठीक है। तो फ्रांस से मुझे याद आ जाता है वो, मैंने उसी से कनेक्ट किया हुआ है।
तो भीका जी से कर लो ठेका, ठीक है, ये कर लो ठेका। फ्रॉक से कर लो फ्रॉक। अब लिखो फ्रॉक बनाने का काम ठेके पर दिया गया है। फ्रॉक बनाने का काम फ्रॉक बनाने का काम फ्रॉक बनाने का काम ठेके पर रुको, अभी पूरा मत लिखो, रुको। फ्रॉक बनाने का काम ठेके पर जर्मनी की स्टुट फ्रॉक बनाने का काम ठेके पर जर्मनी की एक कंपनी, लिखो फ्रॉक बनाने का काम ठेके पर फ्रॉक बनाने का काम ठेके पर जर्मनी की एक कंपनी फ्रॉक बनाने का काम ठेके पर जर्मनी की एक टूटी हुई कंपनी, जर्मनी की एक टूटी हुई कंपनी जिसके पास गार्ड खड़ा हुआ है उसको दिया गया है। उसको दिया गया है। जिसके पास गार्ड खड़ा हुआ है तिरंगा पकड़ के, ऐसे लिखो। जिसके पास जर्मनी में एक टूटी हुई कंपनी जिसके पास गार्ड खड़ा हुआ है एवं तिरंगा लहरा रहा है उसको दिया गया है। ओके, ठीक है। तो फ्रॉक बनाने का काम मतलब फ्रांस में रहती हैं ये। कौन? फ्रॉक बनाने का काम, ठेका मतलब भीका जी, काम मतलब कामा। फ्रॉक बनाने का काम जर्मनी की एक टूटी हुई कंपनी स्टुटगार्ट, जिसमें के ऊपर गार्ड खड़ा हुआ है और तिरंगा लहरा रहा है, उसको दिया गया है। लेकिन अब ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कब फ्रांस में तिरंगा इन्होंने कब लहराया। इनसे जुड़ा हुआ हर पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कहाँ की थी तिरंगा, कहाँ पे लहराया और कब लहराया? 1907 में, ठीक है। तो 1907 हम 7 से हम लोग क्या याद करते हैं? हेवन। क्या याद करते हैं? हेवन, ठीक है। कैसे लिखेंगे? भीका जी कामा को, रुस्तम को कामा जी को 1907 से रिलेट करो। फ्रॉक पहनी हुई बच्ची जो कि सभी क्रांतिकारियों की मां बनेगी अब हेवन चली गई है, ठीक है। देखो, फ्रॉक पहनी हुई बच्ची जो सभी क्रांतिकारियों की मां बनेगी अब हेवन चली गई है। मां बनेगी, वह अब हेवन चली गई है, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि रुस्तम जी कामा बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। श्याम जी कृष्ण वर्मा, जो भी बाहर इंडिया के मूवमेंट हुए ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ठीक, आगे बोलो। सभी दादा नौरोजी, दादा भाई नौरोजी हाँ, निजी सचिव के रूप में भी काम किया। किन्होंने? इन्होंने ना, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने क्या किया? दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था, है ना। तो मैडम भीकाजी कामा, देखो अब ये, और ये है दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी क्या है? एमपी है वहाँ के, क्या है? एमपी है, वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स के एमपी हैं, ये एमपी हैं। तो ये कौन से? ये इनके निजी सचिव के रूप में काम किए, प्राइवेट सेक्रेटरी, है ना। प्राइवेट सेक्रेटरी कौन थी? मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। तो ये भी है कि किस महापुरुष के निजी सचिव के रूप में काम किया? दादा भाई नौरोजी के। इसने किया था मैडम भीकाजी कामा। अब देखो ये भी पारसी है, ये भी पारसी, अभी मैंने बताया था ना। तो हालांकि धर्म के उसमें से ऐसा नहीं है कि धर्म के रूप में उन्होंने रखा होगा, धार्मिक रूप से अगर करते तो बहुत सारी चीज़ें तो धार्मिक उस टाइम पे नहीं थी, है ना। धर्म के लोग के हिसाब से लोग नहीं सोचते थे, देश के हिसाब से सोचते थे कि हमारा देश है और जो भी योग्य व्यक्ति मिलेगा उसको रखेंगे, है ना। तो दादा भाई नौरोजी हो गया और ये मैडम भीकाजी कामा हो गई। तो लिखो। देखो, दादा भाई नौरोजी की सचिव मैडम को बहुत काम करना पड़ता है। देखो, दादा भाई की, दादा भाई नौरोजी मत लिखो, दादा भाई की, दादा भाई की निजी सचिव को भयंकर काम करना पड़ता है। भीका से लिख लो भयंकर, तो याद आ जाएगा भीका। भयंकर काम करना पड़ता है। लिख गया? ठीक है बच्चों, जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि ये सब क्या करवा रहे हैं सर, ये कैसे करवा रहे हैं, तो मेमोरी ट्रिक्स वाला हमारा एक वीडियो देख लें, हम लोग कैसे नंबर्स को कैसे कनेक्ट करते हैं उसमें, और उसके बाद इवेंट्स को कैसे कनेक्ट करते हैं फनी ट्रिक्स के साथ, मेमोरी ट्रिक्स के साथ में। तो ये सब चीज़ें जो हम कर रहे हैं वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो मेमोरी ट्रिक वाला वीडियो देखें, अदरवाइज़ ये चीज़ें हम लोग जो कर रहे हैं वो आपकी समझ में नहीं आएंगी। और फिर इन्हीं चीज़ों को आप 20 से 30 बार पढ़ के याद करोगे। और हम उन चीज़ों से सबसे छुटकारा दिलवाना चाहते हैं कि 20 से 30 बार ना पढ़ना पड़े, आपको चीज़ें 2 से 3 बार में ही याद हो जाए। तो हम लोग जो ये सब चीज़ें कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे फनी ट्रिक्स के माध्यम से, आप पहली बात तो अभी याद हो जाएगी वो, दूसरी बात अगर आप 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे तब वो चीज़ बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी और वो चीज़ कभी भी नहीं भूलेगी। 20 से 30 बार पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ हम कितना ही अच्छे से अभी पढ़ लें, हमको अभी तो समझ में आ जाएगा लेकिन बाद के लिए वो भूल ही जाएगा, है ना। तो ये ह्यूमन नेचर है, वो भूलता है जल्दी, तो भूल ही जाएगा। इसलिए हम इन चीज़ों को आसान बनाने के लिए ट्रिक्स के माध्यम से इन सब चीज़ों को पढ़ रहे हैं। ठीक है दीपक, चलो आगे बोलो। हाँ, धींगरा, हाँ, मदन लाल धींगरा ने क्या कर दिया था? करजन वायली की हत्या। हाँ, ये क्रांतिकारी गतिविधियां हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चापेकर बंधुओं ने किसकी? रैंड की हत्या कर दी। खुदीराम बोस ने उसके हत्या का प्रयास किया, किंग्सफोर्ड की। और अब आ गए मदन लाल धींगरा। तो मदन लाल धींगरा ने क्या किया था? करजन वायली की हत्या गोली मार करके कर दी। तो ठीक है, तो ये अब क्रांतिकारी गतिविधियों का उभार हो रहा है क्योंकि कांग्रेस वाले कुछ कर नहीं पा रहे खास, है ना। तो अब युवाओं का खून खौल रहा कि कैसे हम इनको भगाएं यहाँ से। तो भगा तो नहीं पा रहे लेकिन वो जितने मिल रहे हैं उनको निपटा दे रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए तो ये मदन लाल धींगरा, किस क्रांतिकारी ने करजन वायली की गोली मारकर हत्या की थी? मदन लाल धींगरा ने। ठीक है, तो ये कब किया था? 1909 में। तो हम ऐसे पढ़ेंगे इसको। 9 से हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाइन। क्या पढ़ेंगे? वाइन। ठीक है, तो मदन लाल, है ना।
वाइली। ठीक है, तो ऐसे लिखो कि मदन लाल ने वाइन पी करके कर्ज वसूलने वाले को गोली मार दी। लिखो। सर बिल से निकाल कर दीजिए। है बिल से निकाल कर दीजिए। वाइली मतलब बिल, विलियम कर्जन वाइली है ना। तो हो गया, विलियम हटा भी दो, कर्जन वाइली याद रखना। वाइली से क्या याद रखेंगे, वाइली से विल वही बन जाता है। ठीक है, हाँ लिख लो, बिल भी लिख सकते हो। ठीक है ना। मदन लाल ने वाइन पीकर, मदन लाल ने वाइन पीकर कर्ज वसूलने वाले को गोली मार दी। कर्जन इतना वैसे याद रहेगा ना, बन जाएगा वो। ठीक है, कर्जन वाइली। कर्ज वसूलने वाले को बिल से निकाल कर गोली मार दी, ये भी कर लो। बिल्स में थोड़ी रहेगा वो कर्ज देने वाला इसलिए नहीं बन रहा। कर्जन वाइली को कर्ज वसूलने वाले को गोली मार दी। वाइली से वसूली हो जाएगा ना, है ना। वाइली से क्या बन जाएगा, कर्जन से कर्ज, और वाइली से क्या हो जाएगा, वसूली। तो कर्ज वसूली वाले को गोली मार दी। लिख गया। ठीक है बच्चों, हमारा यहाँ किसी महापुरुष को डिग्रेड करने का या अपमानित करने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन ये बस थोड़ा सा फनी ट्रिक्स के माध्यम से इनको याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे। आगे 1909 ईस्वी में ही अनंत कन्हारे ने जैक्सन को गोली मार दी, है ना। जैक्सन, एक जैक्सन नामक अंग्रेज था, तो उन्होंने क्या कर दिया, अनंत कन्हारे जी ने उसको गोली मार दी। ठीक है, तो ये भी लिख लो, अनंत कन्हारे। जैक्सन कौन था, कोई अंग्रेज था, लेकिन हम उसमें याद रखेंगे अनंत कन्हारे ने कब मारी थी गोली। तो ये दोनों इवेंट एक साथ हुए, मतलब जो अभी अनंत वाइली का कन्हारे जैक को गोली मार दी। कान्हा ने वाइन पीने वाले माइकल जैक्सन को ठीक है लिख लो, कान्हा ने वाइन पीने वाले कान्हा ने वाइन पीकर डांस करने वाले जैक्सन को गोली मार दी। वाइन पीकर डांस करने वाले जैक्सन को गोली मार दी। लिख गया। देखो, तो जैक्सन नाम से एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है माइकल जैक्सन। ठीक है, उन्होंने क्या है, डांस बहुत अच्छा करते थे। वो अमेरिका के थे, अमेरिका के एक अश्वेत व्यक्ति थे। वो डांस के मामले में बहुत ही फेमस थे, नए नए तरीके के डांस करते थे। ठीक है, तो इसलिए कान्हा जी ने क्या कर दिया, वाइन पी करके डांस करने वाले अनंत जैक्सन को गोली मार दी। ठीक है, अब नेक्स्ट बोलो। दिल्ली में 1911 होगा। 1911 ईस्वी में हाँ, भव्य दरबार लगाया गया एवं इंग्लैंड के हाँ सम्राट जॉर्ज पंचम हाँ आए। हाँ इस दौरान दिल्ली में हाँ। ठीक है, तो देखो 1911 में क्या है, दिल्ली में दरबार लगाया गया और इंग्लैंड के जो सम्राट है वो क्या हुए, जॉर्ज पंचम। ठीक है, देखो 3 बार ये लोग आए हैं भारत, इंडिया। कौन कौन आया 3 बार इंडिया? एक तो आई है इंग्लैंड की महारानी, इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया। कब आई हैं? विक्टोरिया आई हैं 1876 में। कब आई हैं? 1876 में, जब उनको कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। ठीक है, दूसरा ये आए हैं जॉर्ज पंचम। दूसरा कब आए हैं? जॉर्ज
पंचम कब आए हैं? 1911 में, तब बंगाल विभाजन वगैरह रद्द हुआ। ठीक है, और तीसरा आए हैं प्रिंस ऑफ वेल्स। कौन आया है? प्रिंस ऑफ वेल्स। तो ये 3 लोग भारत आए, ये आए हैं 1921 में, उसके 10 साल बाद। तो ये 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं जो उधर से यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ लिख दो। महारानी विक्टोरिया 1876 में, जॉर्ज पंचम 1911 में, और प्रिंस ऑफ वेल्स 1921 में। 3 लोग भारत आए हैं, तो इनको पढ़ना है। लिख गया? सर ये अंग्रेज आए हैं भारत। हाँ ये अंग्रेज हैं। हाँ सर ये प्रिंस, ये अंग्रेजों के राजशाही खानदान से है। ठीक है, सर ये प्रिंस के बारे प्रिंस ऑफ वेल्स। प्रिंस ऑफ वेल्स इनको कहते हैं, वेल्स के राजकुमार मतलब, है ना। तो उनका नाम ही है प्रिंस ऑफ वेल्स। जैसे किंग ऑफ ब्रिटेन कर दे, किंग ऑफ इंडिया कर दे, वैसे ये प्रिंस ऑफ वेल्स। समझ गए? ठीक है, तो 3 लोग। तो अब बताओ, 1911 में दिल्ली दरबार में जॉर्ज पंचम भारत आए और निम्न घोषणाएं हुई। कौन कौन सी घोषणा हुई? बंगाल विभाजन को रद्द किया जा गया, किंतु बिहार को एक अलग राज्य बनाया गया, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। बंगाल विभाजन रद्द, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है? बिहार प्लस उड़ीसा को अलग कर दिया गया। बंगाल का विभाजन तो नहीं किया गया, लेकिन बिहार और उड़ीसा का विभाजन कर दिया गया। दूसरा, सर जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। हाँ ठीक है, आगे। राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की। राजधानी को कहाँ ले आए? कलकत्ता से दिल्ली। ठीक है, आगे तीसरा। किंतु दिल्ली भारत की राजधानी 1912 में बनी। ठीक है, 1911 में घोषणा कर दिए, बनी कब? 1912 में। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा और कुछ? इतना ही है ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमको याद क्या करना कि उसके बाद फिर एक और पॉइंट, 1912 ईस्वी में ये रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका ना। दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका, बम फेंका। है ना। ठीक है, तो पहले इसको ये घोषणा वाला कर लेते हैं ना। तो कब हुआ? तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। ठीक है, तो ये याद करो। 11 में हम लोग क्या थे? 11 में क्या है? लेमन। ठीक है, लेमन। तो हम ये करेंगे जॉर्ज पंचम। तो जॉर्ज पंचम कैसे लिखो? पंचम, पंचम मतलब 5, मतलब द फिफ्थ है। ये तो है नहीं, ये तो हम लोग हिंदी में, संस्कृत में इसको बना लिए हैं। वो उनका नाम ओरिजिनल क्या रहा होगा? जॉर्ज द फिफ्थ। क्या नाम था उनका? जॉर्ज फिफ्थ। फिफ्थ मतलब 5, तो हम लोग बना लिए पंचम, चतुर्थ। हिंदी में हम लोग, वो लोग कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। हम लोग क्या कहते हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। ठीक है, हम लोग ये कहते हैं। तो ये करना है, जॉर्ज ने 5 नींबू, 5 लेमन का जूस पी करके दिल्ली दरबार में आए। ठीक है, इंग्लैंड के सम्राट। हाँ इंग्लैंड के सम्राट हैं ये। ठीक है, तो ऐसे लिख लो, इंग्लैंड के सम्राट 5 नींबुओं का जूस पी करके कहाँ पे आए? दिल्ली के दरबार में। लिख लो। सर जॉर्ज पंचम। हाँ, तो लिखो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज 5 नींबू का जूस पीकर दिल्ली दरबार में आए। ठीक है।
देखो तो इससे क्या हो जाएगा, इंग्लैंड के सम्राट हैं, हमको ये पूछेगा इंग्लैंड कौन से सम्राट 1911 में भारत आए थे, क्या होते, जॉर्ज पंचम, खस्ट, थर्ड, सेकंड, तो क्या हो जाएगा ये पंचम। तो 5 नींबू का जूस पी लिया। नींबू, नींबू मतलब क्या, लेमन, और लेमन मतलब क्या है 11। तो दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था 11 में, तो लेमन हो गया, ठीक है। और दूसरा ये हो गया, तो इसमें कुछ, तो इसमें सन याद रखना है और जॉर्ज पंचम आए थे, 2 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हो गई, ठीक है। अब उसमें घोषणाएं क्या क्या हुई, बंगाल विभाजन रद्द करना पहली बात, तो बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी 1905 में, कब हुई थी 1905 में, 6 साल बाद वो रद्द कर दिया गया, बोला कि ठीक है बंगाल का विभाजन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंदोलन वगैरह करने लगे इंडियंस, है ना, तो उन्होंने कहा ठीक है बंगाल का विभाजन तो नहीं किया, लेकिन बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिए, तो कुछ ना कुछ अलग करके गए वो अपनी सुविधा के हिसाब से, ठीक है। तो सर 1906 में हुआ था हम्म 1906 क्या, विभाजन। नहीं 1905 में, ठीक है, घोषणा हुई थी, वो अलग किया नहीं गया था, ठीक है, 1905 में। और हाँ 11 में क्या हुआ ये, तो देखो अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा बंगाल का विभाजन कब रद्द किया गया 1911 में, लेकिन एक घोषणा और की गई थी कि बिहार को उड़ीसा के साथ में अलग कर दिया गया, तो ये कोई याद नहीं करता, बस इतना बस याद कर लेते हैं। हमारे पूछ लिया कि बंगाल विभाजन रद्द हुआ, साथ साथ में कौन सा स्टेट को अलग कर दिया गया, किसको, बिहार और उड़ीसा को, ठीक है, इनको अलग स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तो कैसे करेंगे, जॉर्ज पंचम ने ये कर लो पहले, ठीक है, ये वाला सबसे पूछा जाने वाला ज़्यादा क्वेश्चन ही है, दिल्ली राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब, घोषणा कब हुई और बनी कब, तो घोषणा कब हुई थी 1911 में, बनी कब थी 1912 में, ठीक है। जैसे कि अभी आ जाए यहाँ के कोई मंत्री मिनिस्टर आ जाए, बोल दे कि हम यहाँ से वहाँ तक पुल बनाएंगे, अब वो पुल बने 4-5 साल बाद, तो घोषणा की बात अलग है और बनने की बात अलग है, ठीक है, बनने की डेट अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ तुरंत तो नहीं बन जाएगा कि जैसे घोषणा के तुरंत बन गया हो, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नहीं बन जाता, ठीक है। तो पहले ये वाला लिख लो, बिल्ली पकड़ने की घोषणा लेमन जूस पीने के बाद हुई, देखो, हाँ तो अच्छा कलकत्ता से दिल्ली, ऐसे करो, ये पूछेगा दिल्ली राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थापित, या ये भी पूछ सकता कहाँ से आनी थी कलकत्ता, ये तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कलकत्ता ही सब जानते हैं, यही पूछेगा दिल्ली स्थापित करने की घोषणा कब हुई, ठीक है, तो लिखो क्या बोला मैंने अभी, बिल्ली पकड़ने की घोषणा, बिल्ली हाँ पकड़ने की घोषणा लेमन जूस पीने के बाद हुई, ठीक है, बिल्ली पकड़ने की घोषणा लेमन जूस पीने के बाद हुई, तो दिल्ली से क्या हो जाएगा बिल्ली और 11 से क्या हो जाएगा लेमन, बस 2 ही पॉइंट याद रखना, दिल्ली और 11, तो घोषणा कब हुई थी लेमन जूस पीने के बाद, जैसे उन्होंने लेमन जूस पिया वैसे ही घोषणा कर दी कि अब हम बिल्ली पकड़ेंगे, हमारे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा आ गई है तो हम बिल्ली पकड़ें, ठीक है। लेकिन बनी कब राजधानी 12 में, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि बिल्ली पकड़ने के बाद बल्ब जलाया गया, ठीक है, तो घोषणा तो हो गई, अब इसमें लिखो बिल्ली पकड़ने के बाद ही
कमरे में बल्ब जलाया गया। 12 से क्या होता है, हम लोग क्या याद किए हैं, बल्ब, है ना। इससे होता है बल्ब, जैसे बल्ब याद आएगा मतलब हमको 12 याद आएगा, ठीक है। तो लिखो बिल्ली पकड़ने के बाद ही कमरे में बल्ब जलाया गया। ओके, तो ये हो गया। तो कि मतलब दिल्ली घोषणा कब हुई थी और बना कब, ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। ये पूछता है कि विभाजन कब, दिल्ली की स्थानांतरित कब कर दी गई, 1911-12 में, तो लोग मार देते हैं 11 नहीं है, क्या है 12 है वो, सॉरी, घोषणा हुई थी और बना ये था। तो आगे देखो, बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था, 1911 में, तो इसको भी करो। तो लिख लो, लेमन जूस पीने के बाद, खुशी खुशी में, लेमन जूस पीते ही सम्राट इतना खुश हो गए, लेमन जूस पीते ही सम्राट इतना खुश हो गए कि बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। ठीक है, बंगाल विभाजन क्या कर दिया, रद्द कर दिया। अब एक चीज, एक पॉइंट बचा और बचा, बिहार और उड़ीसा। बिहार उड़ीसा को उन्होंने अलग स्टेट का दर्जा दे दिया था ना। ये लिख लो, लेमन जूस पीने के बाद वह उड़ने लगे, और उड़ीसा एवं, रुको, लेमन जूस पीने के बाद वह उड़ने लगे एवं घूमते हुए दूसरे स्टेट में चले गए। देखो, लेमन जूस पीने के बाद वह उड़ने लगे एवं दूसरे स्टेट बिहार में चले गए। ठीक है, तो हमको बस इतना याद रखना है कि उड़ीसा और बिहार को अलग स्टेट का दर्जा मिल गया। तो उड़ीसा याद रहेगा, बिहार याद रहेगा, रद्द कर दिया याद रहेगा, 1911-12 याद रहेगा। ठीक है, ठीक बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी अभी और भी बाकी है, नेक्स्ट में और मिलेंगे।